आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी हमने पढ़ा बच्चों। अब मॉनेटरी सिस्टम हम पढ़ेंगे, दैट इज थर्ड टू फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस इकोनॉमी का सब्जेक्ट। तो मॉनेटरी सिस्टम किस तरीके का होता है? कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जैसे इसको डियर मनी पॉलिसी बोला जाता है। इसके बाद आप पढ़ोगे कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है, बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग इंडिया में कौन कौन से बैंक कितने तरीके के होते हैं, क्या लेवल पे वो लोग काम करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंडिया में क्या है, एनबीएफसी क्या होती है, ठीक है, ये सब जानना जरूरी है हमें, है ना। फाइनेंसिस को अगर आपको समझना है तो इसके बारे में हम जानते हैं, जो कि जानना जरूरी है, और एक लेक्चर इसमें लग रहा है तो लगने दो, पेपर में सवाल आते हैं। अब मैं बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी इसको बोला जाता है, वो क्या है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शन? सर, एक बार मॉनेटरी पॉलिसी एक बार ऊपर ऊपर से डिफाइन कर दो। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि जैसे महंगाई है, ठीक है, भारत का सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज व्हाट? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ। आरबीआई। ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज आरबीआई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में बेटा। सर मुंबई। अब क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है साल में। मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, एमपीसी होती है, 4 बार बनती है, हर 3 महीने के बाद। अब उसमें बहुत सारे रेट्स होते हैं। जब तू लिख मत, समझ ले, क्योंकि ओल्ड ओल्ड लेक्चर्स हैं तेरे पास, वो रिकॉर्डिंग है लेक्चर्स की, उस प्लेलिस्ट में है, वहां से देखना, ठीक है। तो साल में 4 बार बनती है। क्या होता है, तुमने देखा होगा बैंक से अगर आप पैसा लेते हो तो कुछ इंटरेस्ट रेट पे देते हैं ना वो लोग, एक इतने परसेंट के इंटरेस्ट पे देते हैं। तो क्या होता है, बैंक को भी पैसे की जरूरत होती है, तो वो सब के बारे में बात होती है। जैसे यहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट फिर से आया। तो बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में, ये लास्ट चैप्टर तुमको रिविजिट करना पड़ेगा एक बार। ऐसा इंटरेस्ट रेट जहां पे बैंक पैसा लेता है किससे? आरबीआई से, ठीक है। किसके अगेंस्ट? फर्स्ट क्लास सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज ऑफ प्राइवेट कंपनीज, री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। आरबीआई से पैसा ले रहा है बैंक एक रेट पे, और इसके बदले में उसको ये दे रहा है, ठीक है। फिर आता है रेपो रेट, ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट में अंतर ये होता है कि ये रेट एट विच द बैंक बोरो अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखती है बैंक। ऊपर क्या रख रहे थे? सिक्योरिटीज तो रख ही रही थी, प्राइवेट कंपनीज की भी रख रही थी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स भी रख रही थी, ये था। तो ये है कुछ कुछ मॉनेटरी पॉलिसी, यानी महंगाई जब जब बढ़ेगी तो महंगाई के दौरान मोनेट मार्केट में कितना पैसा उतारना है, और लोगों की जब परचेजिंग पावर बढ़ गई, है ना, सामान, जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, बता? ज्यादा सामान खरीदेंगे ना। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ये सारे मेजर्स लेता है, जिसमें कुछ क्वालिटेटिव होते हैं, कुछ क्वांटिटेटिव होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने यही बताया था। मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे बैंक रेट, ऐसे ही एक होता है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। ये ऐसा, ये 4% से लेके 5% तक होता है। ये आरबीआई के पास हर बैंक को रखना पड़ता है। फिर क्या होता है? एसएलआर। ये कितना होता है बताओ? एसएलआर का रेट क्या होता है बच्चों? 18%। 18। 18%। 18%, इतना ये पैसा वो होता है जो बैंक को खुद के पास, सेल्फ के पास रखना पड़ता है। इतना परसेंट, यानी अब किस, ये 18% किस चीज का? एनडीटीएल का। जो भी टोटल बिजनेस बैंक कर रही है, सेविंग अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, एफडी हो, आरडी हो, जो भी हो, उससे जितना भी पैसा है उसका इतना परसेंट बैंक को रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, बता? तमन्ना, क्या क्यों क्यों रखना पड़ेगा, किस वजह से बैंक को रखना पड़ेगा? मैंडेटरी कर दिया आरबीआई ने। 4% तो ये आरबीआई के पास गया और 18% इनके पास, यानी कि लगभग लगभग 22%, 22-23% है। अगर ऐसा नहीं होगा ना, आरबीआई अगर ऐसे रूल्स नहीं बनाएगी, तो बैंक पता है क्या करेंगे? सारे पैसे का लोन बांट देंगे। और सारे पैसे का लोन बांट देंगे तो क्या सारा पैसा वापस आता है लोन में दिया हुआ? बताओ। जो नो पब्लिक को सर। नीड होगी जब अमाउंट नहीं होगा बैंक के पास। हाँ, तो वापस तो आएगा नहीं। और जब बैंक पे क्या होगा, इंटर बैंक लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी बैंक की। जब लोगों ने कैश डिपॉजिट, मान लो आज की विड्रॉल 500 करोड़ की, और कल लोगों ने ज्यादा पैसा निकाल लिया, तो बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा देने के लिए। तो ये सारे मेजर्स इसलिए किए जाते हैं। आई होप तुम्हें अब समझ में आया होगा, ठीक है।
अब उसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी का जो आगे का कहानी है वो ये है बच्चों कि कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी, ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। और इन्फ्लेशन को सीधी भाषा में अगर मैं बताऊं तो क्या बोलते हैं? महंगाई। ठीक है, महंगाई बोलते हैं। यहाँ पे सीआरआर को बढ़ा दिया जाता है, कैश रिजर्व रेशियो, जो पैसा बैंक ने बैंक आरबीआई पे रखा, ड्यू टू इंक्रीज लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द बैंक। ड्यू टू ये बढ़ा, यानी बैंक का ज्यादा पैसा आरबीआई पे चला गया तो लैंडिंग क्या हो गई? कम हो गई, कम दे पाएगा ना लोन। ये होगा दूसरा पॉइंट। एसएलआर भी बढ़ा दिया, यानी कि जो पैसा वो खुद के पास, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 18 से 20 कर दिया, 22 कर दिया, तो फिर भी बैंक कम लोन बांटेगा। बैंक रेट बढ़ा दिया, है ना। दिस लैंड्स टू आरबीआई चार्जिंग हायर इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक लैंडिंग, यानी बैंक अगर पैसा लेगा आरबीआई से बैंक रेट पे, उसका भी रेट बढ़ा दिया तो बैंक कम ही मांगेगा पैसा। सब चीज बढ़ा दी। रेपो रेट भी बढ़ा दिया, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ा दिया। दिस आरबीआई बैंक के डिपॉजिट पे क्या करेगा? ज्यादा इंटरेस्ट देगा। दस बैंक प्रेफर टू डिपॉजिट। अब ये देखो कितनी मजेदार बात है। रेपो रेट पे रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ा देगा तो बैंक क्या करेंगे कि यार मार्केट में देंगे पैसा तो डूबने की संभावना है, आरबीआई को दे दो, आरबीआई इंटरेस्ट रेट ज्यादा दे रहा है। सो बैंक क्या करते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट पैसा आता है ना वो आरबीआई को दे देते हैं, रादर देन गिविंग लोन्स टू पब्लिक। पब्लिक को दिए हुए लोन पे तो इंटरेस्ट आएगा, और वो रिस्क फैक्टर भी है कि आएगा भी या नहीं आएगा, पर यहाँ पे सेफ है इनका पैसा। तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। अब रेपो बैंक रेट और रेपो रेट में मैंने बता दिया। बैंक रेट वो होता है जब बैंक बोरो करता है आरबीआई से पैसा, अपनी सिक्योरिटीज को, प्राइवेट कंपनीज की सिक्योरिटीज को, रीडिस्काउंटिंग को, बिल्स को गिरवी रख देता है, ये होता है बैंक रेट। और रेपो रेट क्या होता है? जिसपे बैंक उधार लेता है आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले पैसा, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज डियर मनी पॉलिसी एज लोन्स गेट एक्सपेंसिव फॉर द पब्लिक। यहाँ पे लोन क्या हो जाएंगे? महंगे। यानी कि आज मान लो कोई होम लोन 9% पे मिल रहा था, कार लोन 11% पे मिल रहा था, तो वो कितने पे मिलेगा? 13 से 14%। ये 11 12 पे। अब तुमको इसका खेल समझ में नहीं आ रहा होगा, इंटरेस्ट का कितना तगड़ा गेम है। इंटरेस्ट का गेम जो है, व्हेनेवर यू बाई समथिंग ऑन लोन, ठीक है। चलो तुम्हें एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। मुझे घर लेना था कुछ साल पहले। आई वांटेड टू बाय अ होम, ठीक है। अब अब मान लो, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगा, एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ। तो आई वांटेड टू बाय अ होम, तो मैंने घर जब सर्च करना चालू किया, इंटरेस्ट का गेम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मान लो मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ, मान लो मेरे पास एक्स पैसा था, एक्स मान लो चलो 20 रुपए थे, है ना। और घर कितने का था? 100 रुपए का। तो मेरे को बिल्डर बोलता है कि कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 20 रुपए है, घर 100 रुपए का है, ठीक है, आप 20 रुपए दे दो हमको। ये मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, 2019-20 की, ठीक है बच्चों। तो बिल्डर बोलता है कि आप हमें ये दे दो, हम आपका लोन करा देंगे। तो जो कितना पैसा बच गया बीच का? 80 बच गया, 80 का लोन हो गया। और वो लोन जो होगा उस पे क्या लगेगा? इंटरेस्ट। कितने परसेंट के हिसाब से? 11 से 12%। हाँ। एग्जैक्टली। मधुरिमा कुछ बोल रही है? नहीं, मैं 12 कह रही थी। हाँ, 11 से 12% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अवेयर द ट्रैप ऑफ लोन। तुम्हें लगता है ना कि फाइनेंस करा देंगे, आईफोन लेना है फाइनेंस करा दो। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैंने भी ये हरकतें की हैं कि कुछ चीज, किसी चीज को लिया, फाइनेंस करा दिया, पर मैंने ले तो लिया, उसके बाद मुझे वो सेट आई हैव मेड अ मिस्टेक। फिर मैं क्या करता हूँ, पैसा पूरा इकट्ठा पैसा जमा करके बंद कर दिया वो मैंने। व्हेन आई वांटेड टू बाय अ हाउस इन दिल्ली, इफ यू वांट टू बाय अ हाउस यू नीड एटलीस्ट 60 to 70 lakhs, ठीक है। कैश चाहिए आपको इतना। अगर आपको 3 BHK लेना है, ढंग की लोकेलिटी में, अच्छा कनेक्टेड, सिंपल सेटल सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो
बिल्डर बोलता है कि 20 रुपए हैं आपके पास, कोई बात नहीं, आप 20 रुपए दे दो, 80 रुपए का लोन करा देंगे हम। बट इफ आई वेंट बाई दिस रूट कि 80 रुपए का इंटरेस्ट देके मैं 12% पे, तुमको पता है ये कितने का पड़ता है? इवेंचुअली दिस विल कॉस्ट यू 100 की जगह 150, 160। तुमको ये तो लगेगा कि मैंने 20 रुपए देके घर ले लिया, मैं ओनर बन गया, पर बेटे ऐसा नहीं है। तुम्हारा लोन जिससे होगा ना, तुम्हारे घर के कागज उसके पास गिरवी रखे होते हैं, समझ रहे हो? यू आर जस्ट अ किराएदार, और इतना पैसा तो तुम्हारा गया। अब ये जो अमाउंट है, ये तुम्हारा 7 से 8 लाख रुपए होगा। 20% की बात कर रहा हूँ, ये 20% विल बी 7 to 8 lakhs। तो यू कैन इमेजिन, मैंने तुम्हें एक रफ एस्टिमेट दिया है कि मेरे घर का जब कैलकुलेशन जब मैं कर रहा था, तो आई डिड इन सच अ मैनर। सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट सेव सम मनी, आई वर्कड माई एस ऑफ, 2-3 साल घिस दिया खुद को, तुम लोगों को पढ़ाया, वहां से जो फीस आई, तुम्हारी भाभी भी है, वो भी मेहनत करती है, तो जो भी पैसा हमने, वट एवर द मनी दैट वी सेव्ड ड्यूरिंग दैट, बिकॉज ऑफ दैट हार्ड वर्क, हमने कहा कि हम विल नॉट गो फॉर दिस थिंग, लोन नो, नहीं लेना। थोड़ा सा लेट होगा मामला, तो वी गॉट डिलेड बाई हाउ मेनी ईयर्स, 3 years, बट वी गॉट होम एंड वी सेव दैट जो एक्स्ट्रा पैसा चाहता। ठीक है, सो दिस, ये जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है ना, अगर तुम इसको समझ जाओगे ना, ये सारा का सारा मार्केट कैसे काम कर रहा है। बैंक के पास पैसा है, तुमको नीड हो तुम ले लो, वो लोन दे देगा। तुमको गाड़ी लेनी है, कार लोन ले लो। तुमको घर लेना है, तुम होम लोन ले लो। तुमको बिजनेस करना है, तुम बिजनेस लोन ले लो। तुमको पर्सनल फाइनेंसिस में दिक्कत आ रही है, पर्सनल लोन ले लो, है ना? 100 रुपए देगा तो 140 रुपए वापस लेगा। हाँ, पर उस टाइम पे तुम्हारा काम चल जाएगा, पर इवेंचुअली यू विल बी पे व्हेन यू विल बी पेइंग बैक, यू विल बी पेइंग बैक मोर। So do you think this is a smart decision? No. So inculcate a habit of saving and making money. ठीक है, this will save you. चलो आगे चलते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी मैंने पढ़ाई, अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है? चीप मनी पॉलिसी। यहाँ पे सब कुछ सस्ता हो गया, यहाँ लोन महंगे हो गए थे, अब सस्ता हो गया। ये मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए। दिस विल बेसिकली इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। ये रिसेशन को ओवरकम करने के लिए, रिसेशन के बाद की स्थिति है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, री रेपो रेट, बैंक रेट सब रिड्यूस हो जाते हैं। चीप मनी पॉलिसी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट लो हो जाएगा तो बोरोइंग जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी लोगों की। अगर जहां पे मान लो तुम्हें लोन अगर पहले 11% पे मिल रहा था ना, रेट्स गिरेंगे तो वो तुम्हारा 9% पे आ जाएगा, 9.5% पे आ जाएगा, समझ रहे हो? तो लोगों को लगेगा इंटरेस्ट रेट तो कर गया, आप ज्यादा ले लो। सो ये होता है मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी, वो ये है सिंपल सा कि ग्रोथ बढ़ाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अच्छा, सिंस 2010 आरबीआई has adopted contractionary monetary policy in 2009 to stimulate growth after global recession। तब आरबीआई ने एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाई थी। ओके, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, अब मैं थोड़ा सा क्विकली जाऊंगा यहाँ पे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बैंकिंग क्या होता है? फाइनेंशियल ऐसी कोई भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन विच रेज फंड फ्रॉम, जो लोगों से पैसा लेती है और फिर उन्हीं को बांटती है। जिनके पास पैसा है उनका पैसा लिया और जिनको नीड है उनको बांटा। दिस प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। बैंक होते हैं, बिजनेस फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एनबीएफसी, एनबीएफआई होती हैं, या एनबीएफसी बोल सकते हो। बैंक, डीएफआई, इसमें नाबार्ड एंड सिड भी आ गए, है ना? नाबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल, सिड भी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और एनबीएफसी। बैंक क्या होते हैं? बैंक होते हैं बहुत तरीके के, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, आरआरबीज, लोकल एरिया बैंक। ये क्या करते हैं? जनता का पैसा लेते हैं, डिमांड फैसिलिटी देते हैं, लेंडिंग फैसिलिटी देते हैं, लोन ले सकते हो, पैसा जमा कर सकते हो। बैंक का फंक्शन क्या होता है? कोऑपरेटिव बैंक कैसे काम करते हैं? गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट के अंदर आते हैं कोऑपरेटिव बैंक। शॉर्ट टर्म लोन देते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स को। कोऑपरेटिव बैंक्स की बात कर रहा हूँ। कोऑपरेटिव बैंक का मेन उद्देश्य था जनता की भलाई, ताकि उनको कंसेशनल कम दाम, कम इंटरेस्ट पर लोन दिया जा सके।
इनका 3 टायर स्ट्रक्चर होता है, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 स्टेट लेवल, यहाँ पे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गए जिनको आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड मिलकर मैनेज करती है। फंडिंग होती है आरबीआई, गवर्नमेंट और नाबार्ड की। मनी इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू पब्लिक। यहाँ पे कंसेशनल सीआरआर, एसएलआर होता है इन पे। इनका सीआरआर यूजुअली बड़े बैंकों से कम होता है और इनका एसएलआर ज्यादा होता है, 25% एसएलआर, सीआरआर 3%। ठीक है। ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट इज सेलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। ठीक है। टायर 2 में डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो गई, यहाँ पे सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का कंट्रोल आ जाता है इन पे। विलेज तो लेवल ये पे बात बता, हाँ आई एम सॉरी टू मुझे ये बात बताओ, सीआरआर एंड एसएलआर फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोथ आर सेम, यस। लाइक फॉर एग्जांपल? ओके। रूरल बैंक्स के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है, डिफर। ये अब आता है हमारा टायर 3, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक। ये विलेज लेवल पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है। अब आता है कॉमर्शियल बैंक, यहाँ पे ये मधुरिमा भी बोल रही थी। अब ये जितने भी है ना गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो गए, है तो सारे कॉमर्शियल बैंक ही। आरबीआई भी, एसबीआई भी कॉमर्शियल बैंक की तो है सरकारी तो क्या है ना। सिमिलरली एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई ऑल्सो। अब अंडर ऑर्गेनाइज्ड अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1956 में आते हैं ये लोग। कॉमर्शियल बेसिस पे इनका मेन ऑब्जेक्टिव इज टू मेक प्रॉफिट, मेक मनी। दे हैव यूनिफाइड स्ट्रक्चर। स्टेट गवर्नमेंट या तो गवर्नमेंट ओन करेगी, स्टेट ओन करेगी, या कोई प्राइवेट एंटिटी ओन करेगी। ये सारे सेक्टर्स को देते हैं, रूरल से अर्बन सबको पैसा बांटते हैं, है ना। अब उसके बदले में ये क्या चार्ज करते हैं? इंटरेस्ट रेट। कंसेशन उन्हीं को दिया जाता है जब आरबीआई गाइड करती है ना। इनके पास सबसे ज्यादा पैसे का सोर्स क्या है? जनता का जमा हुआ पैसा, जो आप अपने सेविंग बैंक के अकाउंट में डालते हो। आपकी सैलरी आ रही है, आपके अकाउंट में पड़ी है, ये उसी को बांट देते हैं। ठीक है। इनका वही है सोर्स ऑफ इनकम। अब आते हैं रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी जिसको बोलते हैं। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स दैट प्रोवाइड कंसेशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। है ये एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को पैसा बांटते हैं। आरबीआई, आरआरबी बने थे 1975। ठीक है। अंडर आरआरबी एक्ट 1976। आरआरबी है ना जॉइंट आरआरबी जॉइंट वेंचर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50% फंडिंग, स्टेट गवर्नमेंट 15% फंडिंग और कॉमर्शियल बैंक 35% फंडिंग। 50, 15, 35। 196 आरआरबीज है जो बने 1987 से लेकर 2005 तक। 2005 से गवर्नमेंट ने क्या किया? आरआरबीज को मर्जर करना चालू कर दिया और 82 पे आ गया काउंट। आरआरबी अपनी ब्रांच नहीं खोल सकती अगर वो 3 ज्योग्राफिकली कनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में है तो, तब तक ब्रांच नहीं खोलेगी। ठीक है। फिर आते हैं लोकल एरिया बैंक बच्चों। लोकल एरिया बैंक में क्या हुआ? 1996 में आए। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। प्रॉफिट इनका मेन टारगेट होता है, पैसे कमाना, प्रॉफिट। ये कंपनीज एक्ट 1956 में लिस्टेड होते हैं। एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 4 लोकल एरिया बैंक विच आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। ठीक है। फिर डीएफआईज आते हैं। मैं डीएफआईज आज नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि डीएफआईज में थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बात होगी और इसमें मैं ना म्यूचुअल फंड और ये सब भी आएगा इसमें ना, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स भी पढ़ाऊंगा, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये सिस्टम। ठीक है। आई होप तुम्हें बैंकिंग का सिस्टम समझ में आया। हमने बैंकिंग जो हमने पढ़ी डीएफआईज तक, ये आधा हो गया है कंटेंट इसका, समझ में आया। आरबीआई पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ा, बैंकिंग तुमने पढ़ा, कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, नाबार्ड का हेडक्वार्टर और सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये तुम लोग फिगर आउट करना। सर नाबार्ड का मुंबई में। ठीक है। नाबार्ड का मैंने वैसे बता रखा है मुंबई में, सिडबी का पता करो। ठीक है। ये बड़े बड़े जो बैंक्स है ना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी पॉइंटर बना के डाल देती है एग्जाम पर, क्वेश्चन के अंदर पता होना चाहिए। तो कि छोटी सी भी इंफॉर्मेशन अगर किसी क्वेश्चन पे आप टोटली ब्लैंक हो, बट इफ यू हैव स्मॉल इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, तो आप सही कर लोगे। मेथड ऑफ एलिमिनेशन विल वर्क ना, देन कुछ तो पता है, टोटली ब्लैंक नहीं हो ना, देन स्मार्टनेस से कर लोगे सॉल्व। ठीक है। तो ये था बच्चों लेक्चर हमारा इको का। कल हम ये बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट एंड देन देयर इज वन मोर चैप्टर दैट वी विल डू। ओके। नाउ ऑल ऑफ यू पीपल प्लीज रीजॉइन द सेम लिंक। मैथ्स पढ़ते हैं, आ जाओ। जिसका नहीं है मैथ का लेक्चर वो बच्चा आराम से रिवाइज करो पुराने लेक्चर्स। इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी 11 बजे तक तुम्हारे पास। चलो, रीजॉइन अगेन।